हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आपको अरस्तु के बारे में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? प्लीज मेरे को रिप्लाई जरूर करना और इन वीडियो को आप सब्सक्राइब करते रहो ताकि हर नया वीडियो आपके पास आता रहे। आज हम करेंगे अरस्तु के स्लेवरी रिलेटेड कंसेप्ट, दासता संबंधी विचारों के बारे में। अरस्तु एक ऐसा विचारक था जिसने राज्य पर अपने विचार व्यक्त किए, नागरिकता पर अपने विचार व्यक्त किए और उस समय यूनान में दास प्रथा प्रचलित थी, उस पर भी अपने विचार व्यक्त किए थे। उस समय यूनान में सर्वाधिक दास प्रथा प्रचलित थी। दासों को जो है वह एक सामाजिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग माना गया था, लेकिन उस समय जो है वह एक सोफिस्टो था जिसका नाम था एंटीफोन। यह एक सोफिस्टो था जिसने यह कहा कि दास प्रथा जो है वह क्या होती है, प्राकृतिक नहीं होती है, परंपरागत होती है। लेकिन अरस्तु ने इस सोफिस्टो की विचारधारा का खंडन किया। अरस्तु ने कहा कि भाई दास प्रथा जो है वह परंपरागत नहीं होती है, कोई परंपरागत रूप से दास कभी भी नहीं हो सकता है। दास हमेशा क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से होते हैं। दास हमेशा जो है वह प्राकृतिक रूप से होते हैं और उसने जो है वह एंटीफोन की जो है वह इस मानवीय असमानता का जो है वह विरोध किया था। अरस्तु ने दास प्रथा को इम्पोर्टेंट बताया था। उसने कहा कि दास प्रथा होनी चाहिए क्योंकि व्यक्ति की जो पारिवारिक स्थिति होती है या पारिवारिक जीवन को चलाने के लिए दो साधन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो होते हैं सजीव साधन, दूसरे होते हैं निर्जीव साधन। निर्जीव साधन के रूप में होती है व्यक्ति की संपत्ति, जो घरेलू जीवन को चलाने के लिए जरूरी होती है, और दूसरी होती है सजीव साधन जिसमें आते हैं दास। दास क्या होते हैं, घर के जो है वह घरेलू कार्य करते हैं, यानी कि पारिवारिक जीवन को चलाने के लिए दास भी उतने ही जरूरी होते हैं जितने की संपत्ति जो है वह जरूरी होती है। तो अरस्तु ने जो है वह दासों को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है। उसका कहना है कि दास होने चाहिए, पर उसने दासों की जो है वह प्राकृतिक समानता की जो है वह प्राकृतिक रूप से जो दास होते हैं उसको उन्होंने एक्सेप्ट जो है वह किया था। अरस्तु ने दासों के बारे में बताया था कि दासता जो है वह क्या होती है, प्राकृतिक होती है। अरस्तु ने कहा है कि प्रकृति ने जो है वह सभी मनुष्यों को समान जो है वह नहीं बनाया है। सभी मनुष्यों की बुद्धि अलग होती है, उनमें गुण अलग होते हैं, है ना, उनकी मानसिक योग्यता अलग अलग होती है। हर व्यक्ति एक दूसरे से क्या अलग अलग होते हैं। किसी में मानसिक बुद्धि अधिक होती है, किसी में जो है वह शारीरिक शक्ति अधिक होती है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से जो है वह ज्यादा उनमें विवेक होता है, उनमें बुद्धि होती है, तो वह दूसरे व्यक्तियों को क्या करते हैं, निर्देश देते हैं, यानी कि वह शासक के रूप में कार्य करते हैं, और जो व्यक्ति जो है वह शारीरिक दृष्टि से जो है वह एकदम संपन्न होते हैं, शारीरिक दृष्टि से जो है वह खूब शक्तिशाली होते हैं, वह क्या करते हैं, उन विवेकशील व्यक्तियों की आज्ञा का पालन करते हैं। इस प्रकार समाज जो है वह दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो होते हैं मानसिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति जिसमें विवेक अधिक होता है, बुद्धि अधिक होती है, वो क्या करते हैं, राजा होते हैं, जो कि क्या करते हैं, निर्देश देने का काम करते हैं। और दूसरी ओर जो है वह शक्तिशाली, मतलब जो शारीरिक रूप से जो है वह सक्षम होते हैं, जिनमें शारीरिक रूप से शक्ति अधिक होती है, वो क्या करते हैं, उन आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वे दास रूप में होते हैं। तो अरस्तु ने इसी प्राकृतिक दासता का समर्थन किया है। उसने कहा है कि हर व्यक्ति को अपने गुणों के आधार पर जो है वह क्या होता है, दास जो है वह बनाया जाना चाहिए। बुद्धि अधिक है तो वो निर्देश देने का काम करेगा, अगर उसमें बुद्धि कम है और केवल शारीरिक शक्ति है तो वो क्या करेगा, घरेलू उत्पादन के कार्यों में लग जाएगा, कृषि में लग जाएगा, और जो आर्थिक व्यवस्था है उससे रिलेटेड उत्पादन के कार्यों में लग जाएगा। तो ये काम कौन करते हैं, दास जो है वह करते हैं, क्योंकि यूनान में उस समय जो है वह कृषि के लिए, पशुपालन के लिए और जो आर्थिक दृष्टि से जो उत्पादन के जो क्षेत्र होते हैं उसमें जो है वह दासों को लगाया जाता था। और जो घरेलू कार्य होते थे उसमें भी स्वामी जो है वह दासों से काम करवाते थे। तो अरस्तु ने प्राकृतिक दासता का समर्थन किया है। दूसरी बात हम करेंगे कि दास प्रथा जो है वह स्वामी वर्ग के व्यक्तियों और
संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद होती है। यानी कि जो दासता है वो स्वामी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लाभप्रद होती है, और दूसरा है कि संपूर्ण समाज के लिए भी क्या होती है, लाभप्रद होती है। कहने का मतलब है कि जो विवेकशील प्राणी होते हैं वो अपनी है ना जो अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए या अपनी बुद्धि का अधिक विकास करना चाहता है, तो ये कब पॉसिबल है, जब उसको अवकाश मिले। मैंने आपको पहले भी बताया था कि है ना अवकाश मिलना चाहिए। अवकाश मिलता है तभी वो अपना जो डेवलपमेंट व्यक्ति जो है वो सही तरीके से कर पाता है। अगर उसके पास समय नहीं होगा तो वो अपना डेवलपमेंट कैसे कर पाएगा। तो अरस्तु ने बोला है कि जो विवेकशील व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उनकी बुद्धि और ज्यादा बढ़ाने के लिए, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें अवकाश मिलना चाहिए। और अवकाश कब मिलेगा, जब उनके पारिवारिक जीवन के जो कार्य होते हैं, जो घरेलू कार्य होते हैं, वो दासों के द्वारा संपन्न किया जाए। तो दासों के द्वारा अगर स्वामियों के घरेलू कार्यों को या उत्पादन संबंधी कार्यों को, कृषि संबंधी कार्यों को संपादित किया जाएगा तो विवेकशील प्राणियों के पास जो है क्या होगा, अवकाश होगा, और अवकाश मिलने पर वह अपना बौद्धिक और नैतिक विकास कर सकते हैं। तो अरस्तु ने बताया है कि दासता स्वामी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भी लाभदायक है और संपूर्ण समाज के लिए भी क्या होती है, लाभदायक होगी। क्योंकि जिसमें बुद्धि अधिक होगी वो समाज को अपना, अगर उसको अवकाश मिलेगा, उसको छुट्टी मिलेगी, तो वो अपना अधिक समय जो है वो समाज के डेवलपमेंट के लिए लगाएगा। ओके बच्चों, थर्ड हम लेते हैं कि दासता नैतिक है। अरस्तु ने बताया है कि दासता प्राकृतिक भी होती है और नैतिक भी होती है। अरस्तु ने कहा है कि जो दास व्यक्ति होता है, जो कैपिटिव होता है, उसमें विवेक नहीं होता है, वो विवेक शून्य होता है। मतलब उसका कोई भी IQ नहीं होता है, उसका कोई मेंटल लेवल नहीं होता है, वह केवल स्वामी के जीवन का अनुसरण करता है। अगर स्वामी में विवेक अधिक है, बुद्धि अधिक है, और दास जो है वह स्वामी के जीवन का जो है वह सही तरीके से अनुसरण जो है वह करता है, यानी कि स्वामी का जो धर्मशील जीवन है उसको देखता है, तो खुद उसका दास का जो है व्यक्तित्व भी क्या होता है, डेवलप होता है। यानी कि दासता जो है वह दासों के लिए भी उतनी ही, मतलब दासों के लिए जो है क्या होता है, नैतिक सुधार के लिए भी जरूरी है। क्योंकि हमेशा विवेकशील व्यक्ति जो होते हैं वह समझदार व्यक्ति के संपर्क में रहकर कुछ नई बातें जो है वह सीखता है, कुछ अपना डेवलपमेंट करता है। तो दासों के डेवलपमेंट के लिए भी ये सही है। फिर हम लेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का अंग है। दास प्रथा जो है वह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का अंग है। इसका मीनिंग है कि उस समय यूनान में दासों की संख्या बहुत ज्यादा थी। दास जो है वह एक तरह से पूरी यूनान की अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग थे। यानी कि जो है वह समाज में दासों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए दास प्रथा को एकदम से अस्वीकार करना सही नहीं था। दास प्रथा को एकदम से अस्वीकार करने का मतलब है कि राज्य की सामाजिक, आर्थिक, नैतिक व्यवस्था को खराब करना। यानी कि अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए अरस्तु ने दास प्रथा का क्या किया, समर्थन किया। और दासों का स्थायित्व होना भी जरूरी है, क्योंकि उससे स्वामी को क्या मिलता है, अवकाश मिलता है, और अब वो अपना नैतिक विकास करता है, अपना डेवलपमेंट करता है। ओके बच्चों, आगे हम करते हैं कि अरस्तु ने जो है वह अपने दासता संबंधी विचार में दासों को दो भागों में बांटा है। अरस्तु ने अपने दास को दो भागों में बांटा है। एक तो है आपका प्राकृतिक दास, सेकंड है कानूनी दास। अरस्तु ने दासों को दो भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है प्राकृतिक दास, दूसरा है कानूनी दास। प्राकृतिक दास यानी कि जो मनुष्य जो होते हैं वह परंपरागत रूप से जो दास होते हैं, है ना, जिनमें बुद्धि नहीं होती है, वह शारीरिक रूप से जो है वह स्वस्थ होते हैं, शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं, वे घरेलू कार्यों में जो है वह स्वामी की हेल्प करते हैं, वो क्या होते हैं, प्राकृतिक दास होते हैं।
दूसरा होते हैं कानूनी दास। युद्ध के समय में कोई भी जो शासक है वो है ना अपनी दूसरे देश की जो है वो प्रजा को अगर हराता है, दूसरे देश की जो है वो सैनिकों को हराता है और उन सैनिकों को बंदी बनाकर लाता है, तो वो क्या होते हैं, कानूनी दास होते हैं। लेकिन कानूनी दास को अरस्तु ने अनैतिक माना है, क्योंकि युद्ध जो है वह कभी कभी नीति से नहीं जीते जाते हैं, वह अनैतिक चीजों से भी जीते जाते हैं। इसलिए अरस्तु जो है वह कानूनी दास का समर्थन नहीं करता है। अरस्तु कहता है कि कानूनी दास तभी उचित है जब उनका आईक्यू लेवल जो है वो बहुत ही कम होता है, तो उनको दास बनाया जाना चाहिए। यानी कि युद्ध में अगर कोई सैनिक जो है वह हार जाता है तो उनको दास बनाना उचित नहीं है, लेकिन उनका आईक्यू लेवल जो है बहुत ही लो लेवल का है, तब आप उनको दास बनाओ, ठीक है। और प्राकृतिक दास जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जो मनुष्य जो है जिनमें बुद्धि नहीं होती है, जिनका मानसिक विकास नहीं होता है लेकिन शारीरिक विकास होता है, तो वो स्वामी के घरेलू कार्यों में हेल्प करवाते हैं, पशुपालन में, कृषि में, उद्योग धंधों में हेल्प करवाते हैं, वो क्या होते हैं, प्राकृतिक दास होते हैं। तो अरस्तु ने इस टाइप से दासों को दो भागों में बांटा है। एक तो बांटा है प्राकृतिक दास और दूसरा बांटा है कानूनी दास में। फिर अरस्तु ने बताया है कि हमें दासों के साथ जो है वो बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। स्वामी को जो है हमेशा अपने दासों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए, उनका लालन पालन पोषण सब अच्छी तरीके से होना चाहिए। और जो स्वामी अपने दासों के साथ उचित व्यवहार नहीं करता है, उन्हें राज्य के द्वारा दंड मिलना चाहिए। अरस्तु ने यह भी कहा है कि यूनान में सारे बुद्धिमान लोग थे, इसलिए वो दास कभी हो ही नहीं सकते हैं। फिर अरस्तु ने कहा है कि दासता जो होती है वो जन्मजात नहीं होती है, वो गुणों के आधार पर होती है, क्योंकि हर व्यक्ति का जो है वह बौद्धिक विकास जो होता है वो अलग अलग होता है। कोई किसी में बुद्धि अधिक होती है, किसी में बुद्धि जो है वह क्या होती है, कम होती है। तो अरस्तु दासता को जन्मजात न मानकर उनको नेचुरल जो है वह मानता है कि हर व्यक्ति में प्रकृति के अनुसार जो है वह अलग अलग गुण होते हैं। प्रकृति ने सभी को जो है वह समान नहीं बनाया है। क्लियर बच्चों? इसके साथ उसने माना है कि यूनान के सारे लोग जो होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, इसलिए वो तो कभी दास हो ही नहीं सकते हैं। और उसने कहा है कि दासों को भी जो है वो दास बंधन से मुक्त होने की मुक्त जो है वह किया जाना चाहिए। अगर उनमें बुद्धि डेवलप हो जाती है तो वो जरूरी नहीं है कि वो दास ही बने रहेंगे। और एक दास का बेटा जो है वह कभी भी दास नहीं हो सकता। अगर दास के बेटे में भी अगर विवेक अधिक है, बुद्धि अधिक है, तो उसका व्यवसाय जो है वह क्या होगा, चेंज होना चाहिए। यानी कि दास का जो है वह गुणों के ऊपर जो है वह डिपेंड करती है। विवेक अधिक होगा, बुद्धि अधिक होगी, तो वो कभी भी व्यक्ति दास नहीं हो सकता है। यानी कि हर व्यक्ति को दासता से मुक्त भी होना चाहिए, यानी कि मुक्त रहने का भी वो अरस्तु जो है वह क्या करता है, प्रबंध करता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दासता संबंधी विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या। ओके बच्चों, बाय।